विनोद जी, अब 150 प्लस तो जैसे आपने भी बताया, मैंने तो कहा इशारों में 150 प्लस का टारगेट बीजेपी दे रही है। शादिया जी को 115 पे सीमित कर रहे थे। नहीं, मैंने 115 इसलिए कहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने से पहले बीजेपी लगातार वहां 4-5 चुनाव में 115 से ज्यादा जीतती आई थी। तो कम से कम उतनी तो 27 तक गई है। हाँ, 115 से 127 तक जीती, लेकिन उनके दिल्ली आने के बाद 99 पे अटकी। इस बार आपको 150 वाला जो ये टारगेट है, ये रियलिस्टिक है? माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ना क्या अभी भी पॉसिबल है? अब वो खाम का जमाना था जब माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड बना था। अब वो खाम का तो समीकरण इस वक्त तो ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है। तो लेकिन हम बीजेपी की राजनीति देखें, हमेशा बड़ा टारगेट रखती है। हमेशा उत्तर प्रदेश में 300 पार, हरियाणा में 75 पार, दिल्ली में 60 पार, हालांकि वो आम आदमी पार्टी ने ले लिया था, या वो मुंबई में, महाराष्ट्र में उसका टारगेट हमेशा। और गुजरात में पिछली बार भी 150 पार का उनका नारा था अमित शाह जी का। तो अमित शाह जी और मोदी जी की बीजेपी हमेशा जो है लंबा टारगेट रखती है, और ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि भाई बड़ा सही बात है, अगर आप डिस्टिंक्शन की तैयारी करोगे तो फर्स्ट डिवीजन आएगी ना, आप फर्स्ट डिवीजन की तैयारी करोगे तो सेकंड डिवीजन रह जाएगी। तो वो इसलिए हमेशा डिस्टिंक्शन की तैयारी करते हैं। जो हमारे जमाने में जो हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, अब तो 99% तक नंबर आते हैं बच्चों के, 100%, लेकिन हम लोगों के ज़माने में 60% बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो मैं जो अभी अजय भाई ने बहुत विस्तार से जो बताया है, मैं बिल्कुल इनकी एक बात से सहमत हूँ कि मेरे हिसाब से गुजरात में चुनाव समय पर होंगे, गुजरात में और हिमाचल में, दोनों में। और जो कारण बताए उन्होंने, मैं भी वही कारण आपसे चर्चा कर रहा था कि अब तो 15 जून से पहले चुनाव हो ही नहीं सकते। 15 जून के बाद लग जाएगा आपका मानसून, और मानसून गुजरात में आप देखिए कितने इलाकों में बाढ़ आ जाती है। हम लोग हर साल वो कवर करते हैं, और उसके बाद वो अक्टूबर तक जो है फिर आ जाएगा आपका दशहरा और पूजा, नवरात्रि, गरबा और डांडिया, और सारा गुजरात फेस्टिव मूड में आ जाता है। और उसके बाद चुनाव दिसंबर में होने हैं वही। तो अच्छा, गुजरात में कोई 6 फेज में, यूपी की तरह 8 फेज में चुनाव होने नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फेज में चुनाव होंगे अधिकतम। तो गुजरात में मुझे लगता है सही समय पर चुनाव होंगे। सक्रियता की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव के नतीजे के अगले दिन से सक्रिय हो जाती है। वो 2014 का चुनाव जीती लोकसभा का, और उसके अगले दिन से 2019 के लिए सक्रिय हो गई। गुजरात की चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है ना विनोद जी कि 100 के नीचे पहली बार रुके वो लोग, और वो इसीलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं थे वहां पे। अभी आपने सुना मनोज सुरथिया ने क्या कहा? मनोज ने कहा नरेंद्र मोदी के अलावा उनके पास कोई नेता नहीं है। ये मैं सहमत नहीं हूं मनोज जी की बात से। ऐसा नहीं, गुजरात में नेता नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्थानीय स्तर के नेता मौजूद हैं, और वो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के कद का कोई नेता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के कद का कोई नेता नहीं है गुजरात में, लेकिन गुजरात में वहां पर तमाम सारे नेता ऐसे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला से लेकर के, और आपके जो है गोवर्धन झड़फिया और नितिन पटेल, कई सारे नेता हैं जिनके नाम लिया। अजय भाई और विस्तार से बता देंगे। नेताओं की कमी नहीं है बीजेपी के पास नहीं, लेकिन कांग्रेस को भी तो लग रहा होगा ना, सुनहरा मौका है। कांग्रेस को लगता होगा पिछली बार हम 99 पे रोक लिया था इनको, कांग्रेस, और नरेंद्र मोदी के बिना बीजेपी गुजरात में क्या अपना किला बचा पाएगी? कांग्रेस के लिए क्या है, कांग्रेस का रूरल बेस जो है गुजरात में स्ट्रांग है, और 38% के आसपास कांग्रेस का वोट जो है, वो चाहे सीटें कितनी भी आई हो, उसका वोट शेयर जो है वो कम नहीं हुआ। ये कांग्रेस का एक वो प्लस पॉइंट है। लेकिन कांग्रेस की समस्या वहां वही है कि वो नेता, कांग्रेस के पास मोदी जी के मुकाबले कोई नेता कांग्रेस ने खड़ा ही नहीं किया। शंकर सिंह वघेला खड़े हो सकते थे, लेकिन अब रोहन भाई जानते हैं जो कांग्रेस के अंदर जो यहाँ की जो दरबार की राजनीति थी, उसमें तमाम सारे किंतु परंतु थे। अजय भाई भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, उनको शंकर सिंह वघेला को नहीं खड़ा किया गया। इसी तरह और जो नेता कोई खड़ा हो सकता, अब नरेश पटेल को लाने की बात चल रही है कांग्रेस में। एक है कि नरेश पटेल शायद कांग्रेस ज्वाइन करें या उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन अभी उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता किसी तरह की। वो पीके का प्लान था, पीके अब अलग हो गए। तो अब क्या कांग्रेस करेगी? और अहमद पटेल के बिना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है पहली बार गुजरात में। ये कांग्रेस के लिए में दोनों चीजें हैं, ये दुधारी तलवार है। ये कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और कांग्रेस के लिए मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं में गुजरात को समझने वाला नेता वैसा नहीं है कोई, जैसा अहमद पटेल समझते थे। लेकिन अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तमाम सारे किंतु परंतु सवाल भी उनके ऊपर उठते थे कि उनकी और मोदी जी की दोस्ती है, अंडर हैंड डीलिंग है। ये सारी चीजें गुजरात में खूब चर्चा में रहती थी, मीडिया में रहती थी, और कांग्रेस के नेता कहते थे कि अहमद भाई की वजह से जो है कई चीजें नहीं हो पाती हैं। अब वो सब आरोप लगाने, जो चुनाव के हार का ठीकरा हमेशा अहमद भाई के उस पर फोड़ा जाता था, अब वो मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को या दिल्ली के नेताओं को। तो ये कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी है। ठीक है, लेकिन